हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल के लिए, जो मैंने कहा था कि 9 बजे वीडियो डालूँगा मैं। तो उसके लिए देखिएगा, 9 बजे से हो सकता है 9 बजे से पहले ही आपको वीडियोस मिल जाए। ठीक है, देखिएगा। इससे पहले ये क्वेश्चन है आपको संतृप्त यौगिक, और संतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, संतृप्त यौगिक होते हैं आपके, पहला है जैसे कि मान लो जितने भी आपके एल्केन श्रेणी जितने भी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, ठीक, सभी के सब, या एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं। ठीक है, एल्केन श्रेणी के सदस्य या एल्कीन श्रेणी के सदस्य, ये सभी क्या कहलाते हैं? सभी के सभी संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा ही इजी वे में। दूसरा होता है आपका असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक में केवल एल्काइन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं, एल्काइन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं, ठीक, वो सब के सब आपके असंतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि जो एल्कीन श्रेणी है उसके जितने एल्कीन श्रेणी के जो सदस्य हैं, ये एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र होता है CnH2n और +2 होता है। एल्कीन श्रेणी का होता है CnH2n, ये होता है। ठीक है, और एल्काइन श्रेणी का होता है CnH2n-2। अब क्वेश्चन आता है ब्यूटेनॉन। ये नॉन शब्द जहाँ पर आ जाए, नॉन में ऑन का अर्थ निकाला, नॉन, ब्यूटेन प्लस ऑन तो हो गया ब्यूटेनॉन। उनका ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो इसमें कौन, सीधी सी बात है, इसमें क्रियात्मक समूह होता है C+O। इसको ऐसे लिखना होता है, और इसे बोलते हैं कीटोन। कौन सा बोलते हैं? कीटोन। इसे कीटोन समूह बोलते हैं। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, जो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। और इसका अणुसूत्र होता है CH4। ये इसका एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य और इसका सूत्र होता है। मार्श गैस का अणुसूत्र क्या होता है? मार्श गैस देखिएगा, ये भी मेथेन को ही बोलते हैं, मेथेन को ही मार्श गैस कहते हैं, और इसका सामान्य सूत्र भी यही होता है, अणुसूत्र, यानी कि CH4 होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट देखिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं आगे। एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का सामान्य सूत्र ये आपके सामने है। ठीक है, ध्यान से देख लो। CnH2n+2, CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। दैट्स ऑल। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक का नाम बताना है, और अणुसूत्र भी बताना है इसका, वह अणुसूत्र बताइए। तो देखिए, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो यौगिक बना था वो था आपका यूरिया। क्या था आपका? यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा बना था? यूरिया। ठीक, और इसका अणुसूत्र होता है CONH2CO। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, NH2 और CO का होल ट्वाइस। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको साबुन क्या है और इसका अणुसूत्र लिखिए। देखिएगा, मैं आपको बताऊं साबुन क्या है। साबुन एक उच्च अणुभार वाले, ऐसे भी कह सकते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। एक बार और सुन लो, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम अणु साबुन कहलाते हैं। ठीक है, और इनका सामान्य सूत्र होता है C17 H35 COONA। ये तो सोडियम हो गया, सोडियम स्टेरेट बोलते हैं, स्टेरेट। और एक होता है C17 H35 COOK। ठीक है, ये होते हैं
उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिएगा, इससे आगे आप बहुत इजी क्वेश्चन सा है, ऐसी बात नहीं है। साधारण नमक का अणुसूत्र बताना था, साधारण नमक का अणुसूत्र व नाम। तो साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaCl, और इसका जो अणुसूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन आता है भारी जल का अणुसूत्र क्या है? भारी जल का अणुसूत्र D2O। क्या होता है? D2O। और D2O को बोलते हैं हम ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट, फिटकरी का नाम व अणुसूत्र। फिटकरी का होता है K2SO4 इंटू Al2 SO4, इसका होल थ्राइस होता है 24H2O। ठीक है। इसका जो नाम होता है, फिटकरी का जो नाम अलग से लिखते हैं, रासायनिक नाम होता है, वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको पोटाश एलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। ये रासायनिक नाम नहीं है, रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये पूरा नाम ये है। और पोटाश एलम फिटकरी का दूसरा नाम होता है। एलम भी बोलते हैं और पोटाश एलम भी बोलते हैं। अब सुहागा का नाम या अणुसूत्र पूछना है, तो देखिएगा सुहागे का नाम। जो सुहागा होता है बच्चों को दूध में दिया जाता है। जो बच्चे मान लो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं फिजिकली, तो उन बच्चों को दिया जाता है सुहागा। छोटे बच्चे, ऐसा नहीं कि ये 1 साल तक, ये 6 महीने तक के, 7-8 महीने तक के बच्चे को आप दे सकते हैं, 1 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं दिया जाता है। ठीक है। सुहागा का नाम व अणुसूत्र। सुहागा क्या होता है? इसका होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है। और इसको बोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेक्स। इसको बोलते हैं बोरेक्स। अब विरंजक चूर्ण आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम व अणुसूत्र दोनों चीज़ बतानी है आपको। तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, जैसे चूर्ण और इसे बोलते हैं पाउडर। देखिए ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेज़न-क्लेवर विधि और बैचमैन विधि, 2 विधि आती है, बैचमान विधि और हेज़न-क्लेवर विधि, और दोनों ही विधियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लेना आप लोग, लेकिन शॉर्ट में छोटा सा बता रहा हूँ। इसका होता है आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये इसका नाम होता है। उसके बाद एक होता है साबुन के निर्माण में प्रयुक्त 2 पदार्थ बताने। चलो साबुन के निर्माण में देखो, सबसे पहले तक तो तेल यूज़ होता है, या इसको वसा भी कह सकते हैं, वसा। और दूसरा होता है आपका कास्टिक। क्या होता है? कास्टिक। ये दोनों ही पदार्थ साबुन बनाने में यूज़ होते हैं। साबुन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साबुनीकरण, साबुन बनाने के लिए मिसेल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, साबुन और पारचक में अंतर, अच्छे साबुन की विशेषताएं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साबुन के। ठीक है। एसिटिक अम्ल, इसके 2 उपयोग बताने हैं। वो कह रहा है एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग बताइए। तो देखिएगा एसिटिक अम्ल जो होता है, ये आपने देखा भी था, इसे सिरका बोलते हैं। तो पहली बात, इसको सिरका नहीं बोलते हैं। इसका 5% विलेन जो होता है, 5 से 10% विलेन कह सकते हो आप चाहे, 5 से 10% विलेन जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। किसका? इसका एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। ठीक है। अब इसके उपयोग नंबर 1 होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में होता है। तो और दूसरा मैंने आपको बता दिया, ये था प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और दूसरा होता है नंबर 2, इसका होता है, अभी बताया था आपको क्या, सिरका। और सिरका वो होता है जो कृत्रिम सिरका बनाने में, कृत्रिम सिरका बनाने में इसका यूज़ होता है।
बनाने में। ठीक, नेक्स्ट होता है प्रोपेनल। देखिए नल, अल क्या आ रहा है, प्रोपेनल, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, अल, अल आ रहा है ना, और अल हमारा कौन सा होता है, CHO, क्या होता है, CHO, तो कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, CHO, इसे बोलते हैं आपका प्रोपेनल, अल। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आप, अब आता है क्वेश्चन है आपको छोटा सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। वो कह रहा है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कहता है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो देखिएगा पहली बात तो एथिल अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, पहले उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं, उसके बाद उसे तेज़ गर्म करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया पहले दिया है आपका C2H5OH, क्या है ये, एथिल अल्कोहल, क्या है ये, एथिल अल्कोहल। ठीक है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके बाद C2H5HSO4, ये आपका बन जाता है एथिल बाइसल्फेट बन जाता है, क्या बोलते हैं, एथिल बाइसल्फेट, बाइसल्फेट ये बन जाता है। और क्या बनता है, जल बनता है। जब एथिल बाइसल्फेट को दोबारा से हम फिर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब हमें एथिलीन मिलती है, क्या मिलती है, एथिलीन मिल जाती है, और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल वापस हो जाता है। देखो कैसे, C2 और H हमें कितने लेने हैं, इसमें से 4 लेने हैं, 4 ही हमने ले लिए, बचा एक H यहाँ बच गया, एक H हो गया, तो H कितने होगा, 2 हो गए ना, तो H2 और SO4 या SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल वापस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि अच्छे साबुन की विशेषता, मैंने कहा था ना साबुन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, हो जाता है, इसमें से क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा सी कफ हो रही है तो इसलिए परेशान मत होना, मुझे हो रही है, आपको नहीं। अच्छे साबुन की विशेषता, इसलिए परेशान भी मैं ही होऊंगा, आप नहीं। अच्छे साबुन की विशेषताएँ कौन कौन सी होती है, साबुन मुलायम होना चाहिए, पहली बात, सही बात है, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड अजीब सा लगेगा, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए, यानी कि चटकना नहीं चाहिए, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए, अल्कोहल में भी घुल जाना चाहिए, साबुन में जल 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर उसमें जल मिलाया है, पानी मिलाया गया है उसे बनाने में, उसका यूज़ हुआ है, तो 10% से ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, बहुत सारे साबुन आ रहे हैं, जैसे डिटॉल है, सेवलोन है, बहुत सारे साबुन ऐसे आ रहे हैं जो कीटाणु जर्म्स को मारते हैं, है ना भाई, यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिथियम, Li, ये जो है छोटा सा अक्षर, L अलग है और I अलग, लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो देखिएगा ये दर्शाता है Mg, मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ, Mg, मैग्नीशियम के साथ। नेक्स्ट होता है क्षारीय धातु कौन कौन सी होती है, क्षारीय धातु कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको एक बार बताया था, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप, ऐसे देखिएगा, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप, ये सारी ही क्षार धातु है, हीलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्षार धातु है। नेक्स्ट आता है क्षारीय मृदा धातु है। इसकी भी ट्रिक बताई थी, क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे क्या हैं आपके क्षारीय मृदा धातु है। कौन सी धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछा कि अक्रिय गैस कौन सी होती है जो क्रिया नहीं करती हैं। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो तीनों नाम एक ही के हैं, अक्रिय, उत्कृष्ट या नोबल गैसेस। ठीक है, तीनों बात एक ही कर दी गई है, तीनों नाम एक के हैं। तो ये कौन सी है, हीना, नीना और करीना, जीना एंड रीना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। कभी हीना नीना मत लिख देना, नाम ऐसे ही है,
हीलियम, ये याद करने के लिए बताई थी, हीना, नीना और करीना, जीना, रीना तो इसलिए बता दिया था, लेकिन इसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अक्रिय क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अष्टक इनके जो अष्टक होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी कि अंतिम सबशेल में इनके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। जब कंप्लीट होते हैं तो इन अक्रिय किसी के साथ क्रिया करेंगे ही नहीं जब, ठीक है। मुद्रा धातु कौन से? मुद्रा का मतलब होता है जिसके सिक्का बनाया जा सकता है, जिसके पैसे यूज़ होते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में से ये सही था, तो मैंने इसको ही लिख दिया है। और भी ऑप्शन आ सकते हैं इसके अलावा, अगर मान लो AG आ जाए, कहीं सिल्वर आ जाए, हाँ जी चांदी के सिक्के बनते हैं, ठीक है। गोल्ड आ जाए तो जी हाँ गोल्ड के सिक्के बनते हैं, ठीक है। AU होता है गोल्ड का फॉर्मूला, अणुसूत्र, ठीक है। अगर उसकी जगह पर आपका आयरन आ जाए, Fe, आयरन बनाते हैं लोग, फेक बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले ऐसे नहीं, कॉपर के बनते हैं। अब देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में किसका आकार बड़ा होता है? तो देखिएगा रुबिडियम का आकार होता है बड़ा। किसका होता है? रुबिडियम का आकार बड़ा होता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है? तो देखिए वो मिलती है आपको जल से। कहाँ से मिलेगी? जल से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे, हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ऑक्सीजन मिलती कहाँ से? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन लेनी भी तो है, तो जल से ही ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ से ही इसको जल से ही ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो देखिएगा ये लिखा है आपका हरित लवक के ग्रेना में। कहाँ होती है? ग्रेना में होती है, हरित लवक के। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के ग्रेना पर में क्या बनते हैं? तो देखिए ATP बनता है और तथा NADP2H, ये ऑप्शन आपका सही था। लार ग्रंथि जो होती है मनुष्य में कितनी होती है? तो मनुष्य में लार ग्रंथि की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 3 जोड़ी। उजेड़ी मत पढ़ लेना इसे, ये 3 जोड़ी। कितना? 3 जोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट होता है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या। अब देखिए दूध के दांत मतलब ये नहीं है कि कोई सोच रहे दूध गया है उसके दांत बनवाए, और वो वाले दांत नहीं, मतलब जब तक बच्चा दूध पीता है, यानी कि जब तक आप बड़े हो जाते हैं, बाद में आपकी दाढ़ वगैरह निकलती है, तो उससे पहले कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20। और जो चर्वणक दांतों की संख्या होती है, ठीक है, वो होती है आपकी 6। और यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? तो यकृत होता है, तो यकृत लीवर को बोलते हैं, और इसमें कौन सा जूस निकलता है? वो पीने लायक नहीं होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। वो पचाने में सहायक होता है, वो भोजन को पचाने में सहायक होता है, ठीक है। तो उससे निकलता है पित्त रस, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए आगे, अभी बहुत है, दूर मत जाना, कभी सोचो वीडियो इतने प्यार से, हाँ जी एकदम से चल रहे फटाफट सब कुछ मिल जाए। शुद्ध रुधिर या रक्त कहाँ बनता है? पल्मोनरी शिरा में। कहाँ बनता है? कहाँ से आता है? पल्मोनरी शिरा में होता है शुद्ध रुधिर। बायोलिन में शुद्ध रक्त आता है कहाँ से? फेफड़ों से आता है। रुधिर का रंग हीम के कारण लाल होता है। देखो अभी तक हम बताते थे हीमोग्लोबिन, तो देखिए ऑप्शन सही है और उसे ही हीम बोल दिया गया है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ने तो हीमोग्लोबिन बताया था या हीम दे दिया, और कभी कभी इसे HB शॉर्ट फॉर्म में HB भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन तीनों में से कोई भी आए, यही तीनों सही हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बने होते हैं? वायरस जो होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा था, तो ये जो होते हैं वायरस वो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, इन 2 चीज़ों के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? वृक्क नलिका का। ये किसका भाग होता है? वृक्क नलिका का, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा सा स्पीड में चलेगी, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडीज़ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिएगा एंटीजन जो होते हैं वो लाल रुधिराणु में पाए जाते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीजन लाल रुधिराणु, RBCS बोलते हैं इसको, रेड ब्लड कार्पसल्स, और प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडीज़। अब विटामिन आते हैं आपके, कौन आते हैं? विटामिन भाई साहब आ जाते हैं। चलो इन्हें भी देख लेते हैं। देखिएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी मतलब जो रात को शाम होते ही दिखाई देना बंद हो जाता है। बी, तुम कहते हो ना रचौंधा आ रहा है, कि वही होता है। बी की कमी से होता है बेरी। सी की कमी से होता है स्कर्वी। डी की कमी से होता है रिकेट्स या सूखा रोग। ई की कमी से होता है एनीमिया, और के की कमी से होता है हेमरेज, ठीक है। के की कमी से होता है आपका हेमरेज,
नेक्स्ट देखिएगा। बस थोड़ा जल्दी ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, इतना परेशान मत हो कि हाँ बहुत लंबी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सीनेप्स। सी ने अधप पे सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक सेकेंड रुकना।